गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंसेप्ट आता है और उसे हम कहते हैं डेडलॉक। देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, डेडलॉक को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है और डेडलॉक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि डेडलॉक के संदर्भ में, डेडलॉक ऑपरेटिंग संदर्भ में होता क्या है। देखो, डेडलॉक आपका ये जो वर्ड है आपको अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा। जब आप जावा पढ़ो, जावा के अंदर भी डेडलॉक की कंडीशन आती है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास में एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी अवेलेबल हो सकती है। जैसे हमने आजकल कहा कि भाई मल्टीटास्किंग यूज करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आजकल मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट भी काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जब, और पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा जिसमें आपका मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी यूज होता है। तो हमारे पास में जो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास में कंप्यूटर में जो भी संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं? लिमिटेड। और आपके जो भी रिसोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो कोई रिसोर्स जो होता है शेयरेबल होता है और या कोई रिसोर्स होता है नॉन शेयरेबल। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेज आपके काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब आपके रिसोर्सेज को शेयर किया गया है तो वहां में किसकी जरूरत होती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। अब यहाँ डेडलॉक क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में डेडलॉक वह स्टेट होती है, ठीक है, जहां दो या दो से अधिक प्रोसेस किसी रिसोर्स को, ठीक है, एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्सेस करने के चक्कर में उन्हें वेट करना पड़ता है और उस वेट करने की वजह से वो दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे की वजह से स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि एक इवेंट है जिसे हैपन होना था, एक घटना जिसे घटित होनी थी, लेकिन उसके कभी भी घटित नहीं होने की वजह से, ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। उस सिचुएशन को हम जनरली किस नाम से जानते हैं? डेडलॉक। जैसे हम कहते हैं कि सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कई बार बताया, जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपका फ्लाई ओवर है, ठीक है, यहाँ पर नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस केस में जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक गाड़ी है, ये कार है, और सामने से भी वापस दूसरी कार आ गई है। एक टाइम पे एक ही कार यहां से क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है। तो यहां पर हम कहते हैं दोनों ही कार आपके इस पुल को पार करना चाह रही है, लेकिन हम कहते हैं कि यहां पर एट ए टाइम एक ही पार कर सकती है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन कौन सी कहलाई? डेडलॉक। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक जगह पर इस तरीके से हम कहते हैं कि ये आपका कोई चौराहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका चौराहा है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये गाड़ी निकलना इधर से चाह रही है, ये गाड़ी इधर से निकलना चाह रही है, और यहां पर हम कहते हैं कि ये गाड़ी भी निकलना चाह रही है और ये भी गाड़ी निकलना है। तो सब गाड़ियां एक साथ यहां से निकलने का प्रयास करती है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा चौराहे पे जब सारे एक साथ प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि जाम लग जाता है। ठीक है, और उस केस में देखा होगा फिर कोई ना कोई आपको रोकता है कि भाई आगे मत चल, ठीक है, रुक जाए यहीं से। तो वो हम कहते हैं कि ये जो सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, ठीक है, उस सिचुएशन को जिस नाम से जाना गया है वो आपका क्या कहलाता है? डेडलॉक कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले को डेडलॉक का मतलब, हरिंग डाले डेडलॉक। आज तो तुम ज्यादा ज्यादा लग रहे हो, हैं चक्कर गए हैं? हम्म? क्या?
अच्छा, उससे क्या हो गया तो? है क्या? हम्म। हाँ, वो नई क्लास शुरू होती है तो एक दो दिन का जोश होता है? है, 2 दिन 3 दिन जोश रहेगा है। ठीक। बढ़िया, देखो मैं तो चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, है। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया है। जैसे आप जैसे मैंने जब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की तो उस समय मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि टेस्ट सीरीज जब मैंने स्टार्ट की तो मैं एक चीज को लेकर टेंशन में था कि अगर ये सारे बच्चे टेस्ट देने आएंगे तो मैं इनको बैठाऊंगा कहाँ। देखिए, सबसे क्योंकि मेरे एलडीसी की टेस्ट सीरीज अलग चल रही है सुबह, लगभग वो भी जो बच्चे आते हैं वो टेस्ट देने की कहानी है वो, उसमें भी लगभग 700 के करीब बच्चे हैं। लेकिन ये इस बार मतलब पिछली बार जब मैं टेस्ट सीरीज होती थी, हमारी जो पुराना स्टूडेंट है उसको पता होगा कि हमें हमारी जितनी भी बिल्डिंगें थी वो सब क्या पड़ जाती थी, कम पड़ जाती थी। इवन हमें तो उधार लेनी पड़ती थी अलग अलग कोचिंग वालों से कि भाई संडे संडे तुम्हारी टेस्ट, जैसे हम में कोचिंग वालों से हम उधार लेते थे, 2 क्लासरूम तुम्हारे दे दो। उधर आगे किसी विशाल मेगा मार्ट के ऊपर की साइड में 400 का क्लासरूम था, उनसे उधार ले रखा था, तुम दे दो। और इस बार स्थिति मैं बता रहा हूँ ना, 1400 तो 1450 तो ऑफलाइन एडमिशन है। ठीक है, तो मतलब 1450 ऑफलाइन एडमिशन है। लगभग 250-300 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। और लोगों की गरीबी को देखते हुए, जो हम कहते हैं ना साहब पैसे नहीं दे, ऑनलाइन वालों को भी फ्री कर दिया मैंने। और ऑनलाइन ज्यादा नहीं तो करीब करीब 13,000 के करीब एडमिशन है कंप्यूटर अनुदेशक में। हाँ, अब की बार। ठीक है, पढ़ती नहीं है, 13 भी नहीं पढ़ते। एडमिशन लेने से क्या होता, ऑफलाइन वाले ही नहीं पढ़ रहे तो ऑनलाइन वालों से तो क्या ही उम्मीद करें। करीब करीब अरे तुम छोड़ो, औरों की छोड़ो। मैंने एक नया बैच शुरू किया कि एक टॉपिक उसमें अलग से पढ़ाना है, बाकी अगर बात करें सब अलग पढ़ा। उसमें पहले दिन कितने जने हैं? 25। 25 ने 25 फीस जमा करा दी 2 दिन में। आज 5 जने हैं, सबके कार्ड बन गए। अब 25 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 15,000 से। एवरेज 15,000 में जो दे उसे ले लो, सेकंड पेपर की है टेक्निकल की। ठीक है, अब 15,000 रुपए के हिसाब से ये दे दिए तो आईवी लक्ष्मी को कौन मना करे, क्योंकि पता है मुझे वो आएंगी नहीं। ठीक है, अब ये स्थिति है, 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात है, और आज 5 जने आए थे 20 में। सब पैसे जमा करा गए सब। टेस्ट सीरीज में कम से कम इतने सारे कार्ड पड़े हैं, कार्ड बनवा के चले गए। ठीक है, जब कार्ड ही नहीं बना, कार्ड ही नहीं है तो टेस्ट भी देने नहीं आ सकते वो संडे को। अब तुम खुद खुद की स्थिति देख लो कि संडे को टेस्ट की संख्या 350 के आसपास पहुंच गई है। भाई सीधी सी कहानी है। तो अब ये समझो कि इस बार मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अभी 3 महीने बढ़िया सा मेहनत करोगे ना, आराम से नौकरी लग जाओगे। आराम से लग जाओगे इस बार। क्योंकि इस बार बहुत बड़ी दिक्कत है कि हर किसी के दिमाग में, जैसे दो एलडीसी को भी लेके चल रहा है कई जने। अरे हो गया तो ये समझो तुम, नहीं होना तो बड़ी बात है, अलग बात है। अगर हो गया तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हो जाए। आगे बढ़ने से नुकसान होता है। आप सोचो, मान लो कि आगे 6 महीने पेपर बढ़ गया तो एलडीसी वाले आगे निपटा देंगे। एलडीसी वाले पेपर 1 तो रट के मार के आएंगे सारा। ठीक है, ये एलडीसी वाले जितने बच्चे बाहर निकलेंगे वो नुकसान है तुम्हारे लिए। कि मान लो अगर 200 300 400 500 जितने भी आएंगे वो सब नुकसान देंगे। ठीक है, और बाकी अगर बात करें, कोई इतना ज्यादा नहीं है अब। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं ना, ढंग से थोड़ा सा हमें पढ़ने की जरूरत है। और इन 3 महीने में दिमाग में बार बार एक ही चीज ध्यान रखो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने। अगर एक पेपर होता ना अपने, तब हम सोचते कि भाई सब पढ़ना है। हमारे पेपर कितने हैं? 2। तो जितने नंबर लाने हैं पहले पेपर में लाओ। जितने नंबर ला सकते हो उतने नंबर कौन से में लाओ? पहले में। देखिए, दूसरे की अगर आप कोशिश करोगे, दूसरे में ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए।
ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि पहले पेपर में 70 प्लस आ जाए, दूसरे पेपर में 50 प्लस हो जाए, बहुत है। ठीक है, टारगेट करके स्टडी करना शुरू करिए, रीजनिंग पे फोकस करिए। अभी भी 3 महीने बहुत हैं। ठीक है, जिसने अभी भी नहीं पढ़ा, अभी भी ढंग से पढ़े तो 3 महीने बहुत ज्यादा है। आप समय ज्यादा दो अपने मतलब 10-12 घंटे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, 10-12 घंटे पढ़ना शुरू करोगे तो आराम से इस पेपर को निकाल सकते हो। है क्या? 12 तो हो गया ना, तो 12 घंटे, 12 घंटे में और जो 12 घंटे फिर भी बच रहे हैं। 12 घंटे तो फिर भी बच रहे हैं, 12 घंटे फिर भी। देखो एक चीज बताओ, पढ़ने वाले के पास में, एक चीज देखो, पढ़ने वाले के पास में पढ़ाई के अलावा काम क्या है? अगर और कोई काम है ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब जैसे कई जने क्या बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, किसके लिए? पढ़ने के लिए। मेरा ये मानना है, आपको टाइम टेबल बनाना है किसके लिए? बाकी की चीजों के लिए। क्योंकि बाकी सारा टाइम तो आपका सिर्फ किसके लिए होना नहीं चाहिए? पढ़ने के लिए। उसमें से टाइम निकालो, कि उस पढ़ने वाले टाइम में से निकालो 15 मिनट चाय पीऊंगा, ठीक है, 1 घंटे यहाँ पे खाना खाने बनाने में रखूंगा, उसमें से निकालना आपको टाइम। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारी चीजों में से पढ़ने का टाइम निकालते हैं। उल्टा है सबके साथ में, कि भाई इतनी इतनी देर सो जाऊंगा, इतनी देर खेल आऊंगा, इतनी देर घूम आऊंगा, इतनी देर ये काम कर लूंगा, फिर जो बचेगा वो। उल्टा है ये। आपके पास में पढ़ने पूरे 24 घंटे होने चाहिए पढ़ने के। आप उस 24 घंटे में से आप समय निकालो, 6 घंटे सोने के, 18 बच गए, ऐसे आप कैलकुलेट करो। और अभी पढ़ोगे, बहुत समय है आपके पास में, कोई दिक्कत है नहीं, 3 महीने बहुत होते हैं। आप 3 महीने, आपके पास 3 महीने हैं, हर महीने में 30 दिन है, 30 दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होती है, हर मिनट में 60 सेकेंड होती है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इतना सारा टाइम मिलेगा आपको। है है भाई, सीधी सी गाने, इतना सारा टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ 3 महीने देखोगे तो यार 3 ही महीने हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके बताओगे इतने, बहुत है। ठीक है, तो ये समझो, लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक, डेडलॉक वह, डेडलॉक वह स्टेट, अवस्था, स्थिति, डेडलॉक वह स्टेट होती है, वह स्टेट होती है जहां, जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक प्रोसेस, दो या दो से अधिक प्रोसेस, प्रोसेस स्टक मतलब रुक जाती है, स्टक हो जाती है, क्योंकि, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स का, एक रिसोर्स का, एक रिसोर्स का वेट करती है, जैसे, जैसे अन्य किसी, जैसे अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा, अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है, अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है। ठीक है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं,
या कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट भी आपका वर्ड आ जाता है कि, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड आ जाता है कि एन इवेंट हैज टू बी हैपन। ठीक है, इवेंट हैज टू बी हैपन बट, ठीक है, इट नेवर हैपन्स। ठीक है, इवेंट हैज टू बी हैपन बट इट नेवर हैपन्स। ठीक है, एक घटना जो घटित होनी थी लेकिन वो कभी भी घटित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपकी अराइज होती है उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में रिपीटली बार बार पूछे जाता है कि डेडलॉक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या डेडलॉक को हम किस तरीके से आपका पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जिसे कहते हैं कोजेज ऑफ डेडलॉक। ठीक है, आपके हम कह सकते हैं कि डेडलॉक के कारण भी कह सकते हैं, कोजेज भी कह सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर नेसेसरी, ठीक है, फोर नेसेसरी कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में ये चार आपकी कंडीशन है तो इसका मतलब है कि सिस्टम 100% आपकी किसमें होगा, किसमें होगा, डेडलॉक में। कि भाई आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डेडलॉक की आपकी समस्या हो सकती है। तो ये तो चार नेसेसरी कंडीशन होती है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन होती है जिसका नाम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है। सेकंड आपकी कंडीशन हो सकती है जिसे क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन होती है जिसे क्या कहा जाता है, होल्ड एंड वेट कहते हैं। और तीसरी जो कंडीशन होती है जिसे क्या कहते हैं, नॉन प्रिम्पशन कहते हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में हम देखेंगे। तो अगर किसी सिस्टम में चारों कंडीशन एक साथ अराइज हो जाती है, अगर हम कहते हैं चारों कंडीशन एक साथ अगर किसी सिस्टम में है तो मतलब सिस्टम में 100% क्या होगा, डेडलॉक। कि चारों कंडीशन एक साथ होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन डिफाइन करते हैं। पहले लिखो जल्दी से, इनको डेडलॉक की विशेषताएं भी बोल सकते हैं, डेडलॉक की आपकी नेसेसरी कंडीशंस भी बोली जा सकती है। तो ये चार नेसेसरी कंडीशन मानी जाती है जिसे हम यूज कर सकते हैं। देखो समझो, देखिए सबसे पहला जो आपका नाम लिखा हुआ है यहां पर, कौन सा लिखा हुआ है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखिए आपकी यहां पे देखो समझो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, कि अगर हम कहते हैं कि देर इज ए वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन ए प्रोसेस एंड रिसोर्स। मान लीजिए अगर आपके एक प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है, वन टू वन रिलेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई भी रिसोर्स आपके किसी डेडिकेट रूप से किसी प्रोसेस के पास में अवेलेबल है, और अगर वो प्रोसेस वो रिसोर्स को म्यूचुअली अगर रिलीज ना करे तो देर इज ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक। भाई अगर मान लीजिए कोई रिसोर्स आपको चाहिए और वो रिसोर्स आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्स एट ए टाइम केवल कितनी प्रोसेस को अवेलेबल करवाएगा, एक। इसका मतलब रिसोर्स इज नॉट शेयरेबल, रिसोर्स क्या नहीं है, शेयर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में आपका प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर शेयरेबल होता है या नॉन शेयरेबल होता है, प्रिंटर शेयरेबल होता है या नॉन शेयरेबल, नॉन शेयरेबल होता है। प्रिंटर एक समय में केवल कितनी प्रिंट कर सकता है, एक। भाई एक समय में देखो
शेयरेबल का मतलब होता है एक ही चीज को एक ही समय पे दो लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जा सके। जैसे मान लो कि आपकी टेप ड्राइव है, तो टेप ड्राइव में एक जना रीड कर सकता, एक ही समय पे दो जने रीड कर सकते हैं क्या? रीड तो कर ही सकते हैं ना। हार्ड डिस्क में एक ही समय में दो जने रीड कर सकते हैं, फाइल को कर सकते हैं, तो एक कॉन्करेंट एक्सेस दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर की जब भी बात करेंगे, प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट ओनली वन कमांड एट ए टाइम। आपके इसीलिए तो स्पूलर वर्ड बताया था मैंने कि जो भी अगर आपकी प्रिंट कमांड आती है उन्हें क्यू में मेंटेन किया जाता है, जिसे प्रिंट स्पूलर के नाम से जाना जाता है। तो पहली कमांड के पूरा होने पर ही कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी? दूसरी। तो एक तरीके से कमांड का मतलब पहला प्रोसेस पूरा होने पर ही दूसरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अगर प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करने के बाद, तो हम कहते हैं अगर वन टू वन इस तरीके से आपने किसी रिसोर्स को शेयर किया है, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्या कहलाता है आपका डेडलॉक। तो इसमें देखो सबसे पहली जो कंडीशन आपकी यहां पर मानी जाती है, उस कंडीशन को क्या कहलाता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेफिनेशन आती, ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन आएगा चार नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है ये, और या फिर पूछा जाएगा कि आपकी डेफिनेशन की कौन सी डेफिनेशन डिफाइन होती है। तो लिखो सबसे पहले, रिसोर्स को रिसोर्स को रिसोर्स को केवल रिसोर्स को केवल केवल एक प्रोसेस को केवल एक प्रोसेस को एक प्रोसेस को या इसके उपलब्ध होने पर इसके उपलब्ध होने पर आवंटित करना। इसके उपलब्ध पर आवंटित करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, रिसोर्स तथा प्रोसेस रिसोर्स तथा प्रोसेस रिसोर्स तथा प्रोसेस के मध्य रिसोर्स तथा प्रोसेस के मध्य वन टू वन रिलेशनशिप वन टू वन रिलेशनशिप होने पर वन टू वन रिलेशनशिप होने पर वन टू वन रिलेशनशिप होने पर डेडलॉक की संभावना होती है। डेडलॉक की संभावना होती है। डेडलॉक की संभावना होती है। तो डीबीएमएस में आपने अलग अलग तरह के रिलेशनशिप पढ़े होंगे, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन। तो अगर आपके देर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन टू, आपके दोनों के रिसोर्स और प्रोसेस के बीच में केवल कौन सा रिलेशन है? वन टू वन। अगर वन टू वन है तो यहां पर देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। जैसे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके, ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? वन टू वन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है ये इंतजार उसका कभी भी खत्म ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी मतलब हम क्या कहते हैं? डेडलॉक। ठीक है, इससे मेरे को याद आया,
मैं क्लास में बार बार इनडायरेक्ट मैनर में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, कल फिर एक घटना हुई है और स्पेशली फिर मैं लड़कियों को समझाना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपकी वो प्रॉब्लम में फंसने के बाद में बचाने वाला कोई नहीं है। पहली चीज तो आप अपने घर में बता नहीं सकते। कल फिर एक ऐसी घटना, ब्लैकमेलिंग की घटना हुई है, इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी से अगर आप बात कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर वाले तो सीधा आपको उठा के घर ले जाएंगे, बाद में सुनेंगे बात, लेकिन सपोर्ट करना भी ना केवल। और हो सकता है अगर ऐसी कुछ घटनाएं अगर आपके सामने आ जाए, सामने का मतलब कोशिश की जाती है कि उन घटनाओं को कहीं भी किसी के नहीं पता चले, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गांव के लोग मजे लेने के लिए वायरल कर देते हैं चीजों को। तो उस केस में जो दूर गांव से पढ़ने आ रहे हैं, उनका रास्ता हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो गांव में कुछ गांव के लिए, शहरों में तो कोई बड़ी बात नहीं है, शहर में तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि मर गया या जिंदा है। गांव में अगर बात करें, हर चीज हम सबको, गांव वाले पूरे गांव को पता है फलाने की छोरी जयपुर पढ़ने गई है। तो ये जवाब मांगेंगे वो जब तुम घर जाओगे तो, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ने भेजा था, तुम्हारी नौकरी लगी नहीं लगी। इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। ठीक है, मैंने पिछले 10-15 दिन में 2-3 घटनाएं हो चुकी है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, अपोजिट साइड में भी कह रहा हूं, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बाद में अगर बात करें बचने, जब बचने की बात आती है तो सब एक ही वर्ड आता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती। ये सबको समझा रहा हूं, क्योंकि इस समय ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप देख रहे हो आए दिन ब्लैकमेलिंग का चल रहा है, ये सब सुसाइड के जो केस होते हैं उसमें 90% केसेस जो होते हैं वो यही होता है। उसका रीजन ये होता है। मैं कह रहा हूं दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन इन इन दोनों ही केस इन दोनों ही केस में उल्टा था। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें देखो, देखो क्या होता है कि हम एक्चुअल में एक चीज और समझो। अगर आपके साथ में कोई है क्लास में, उसको उठा के लाना बहुत आसान है। भाई कल को अगर कोई भी घटना होती है, कुछ भी होती है, तो क्लास में था, क्लास में आता है, उसने ये किया वो किया, तो उसको उठा के लाना मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, घर से अगर बात करें 10 कोस दूर, अगर बात करें कोई आदमी था, ठीक है, मैं एक दिन कैब करके जा रहा था, जा रही थी, उससे मेरी बात हो गई, उसने वो आईडी भी फर्जी होगी उसकी, ठीक है, आधार कार्ड भी फर्जी होगा, ठीक है, सब कुछ फर्जी होगा। और वो मिलेगा कहीं, अगर मिलेगा तो ढूंढेंगे तो कहीं यूपी का, कहीं का बिहार का, कहीं कहाँ का, कहीं जैसलमेर, कहीं बाड़मेर, कहीं इंडिया के किसी दूसरे कोने का। तो उसको ढूंढना थोड़ा सा क्या है फिर बाद में उसके, ये आपके लिए, सबके लिए है कि अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम में अगर हम फंस गए, कई जने ऐसे हैं जो, ठीक है, बता भी नहीं पाते। तुम्हारे कितने जने तुम्हारी क्लास में, कई छोरे मुझे अलग से मिलते हैं, क्लास कोचिंग के अलग से, वो उसमें वीडियो में फंस जाते हैं। अकेले हो तो मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ क्या, है? कई जने, अरे कई जने हैं इसमें, कोई देखो किसी के साथ में भी हो सकता है ये, है? नहीं, किसी के साथ में भी हो सकता है। इसलिए फिर क्या है आजकल, आप चाहे कितने, देखो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ऐसा कुछ हो गया तो घर वाले जूते मारेंगे। और नेताओं के केस में क्या होता है, एआई से बना हुआ है। देखिए, आपने देखा होगा कि वो हाईवे पे वीडियो बनाकर भी एआई से बना दिया है? उसने कह दिया एआई से बना, पूरी जनता ने मान लिया किससे बना हुआ है, एआई से। लेकिन हमारे तो अगर बात करें एआई से बना हुआ होगा ना, तो भी अगर बात करें घर वाले ये नहीं सोचेंगे एआई से बना हुआ है। वो नहीं जानते एआई क्या होता है।
इसलिए हमें देखो मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये इन सब चीजों से अभी हमने कहा ना कि जो जो मैडम भी आई थी, मैडम ने भी आपको बताया कि 3-4 महीने की बात है। तो ये 3-4 महीने की बात है। तो ये आप मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद में देखिए खूब पैसा कमाओ है। देखिए ये सब चीजें देखो तुम्हारी सेफ्टी है, बाकी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो समझा सकता हूँ। देखिए ये रियलिटी है, देखो समझो। देखिए वो तो क्या है कि इतने सारे बालक पढ़ा दिए तो किसी न किसी थाने में कोई है, तो इसलिए क्या है बात कहीं भी नहीं होती। नहीं तो क्या होता, किसी थाने में अगर ऐसी कंप्लेन होती है पहले एफआईआर होती है। ठीक है, जैसे ही एफआईआर होती है तो घर वालों को बुलाते हैं सबसे पहले। अब हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। आप ठीक है, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल से कई लोगों को मौका मिला है। ठीक, कई लोग ऐसे हैं जिनके मुश्किल से मौका मिला है पढ़ने का। ठीक है, हो सकता है कि भाई किसी के पास में अथाह पैसे हैं रखे हैं, लेकिन इन सब चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अभी के समय में थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये जो इंस्टाग्राम टिंडर इन सब से बचिए। ते अनजान लोग आपसे यहाँ पे पैसा वसूलने के अलग अलग तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका आज के समय में यही है, जिसे हम सामान्य रूप से हम यहाँ पे आपने देखो डी फेक कितना चला अभी। ये फिशिंग वर्ड आप लोग पढ़ोगे, फिशिंग आपके होता है, स्नूफिंग होता है, नकली पहचान बनाकर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो दूसरा देखो यहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं, होल्ड एंड आपका कौन सा कहते हैं, वेट। तो ये अगला जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं होल्ड एंड आपका वेट कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है कि आपकी कोई भी प्रोसेस है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोसेस आपकी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मान लीजिए आपकी दो अलग अलग प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, आपकी मल्टीपल प्रोसेस आपकी यहां पर है और उसे हमें समझना है। जब मान लीजिए आपके पास में दो रिसोर्स है, R1 और दूसरा कौन सा रिसोर्स है, R2 रिसोर्स है। ठीक है, आपके पास में दो रिसोर्सेज दिए गए R1 और R2, और ऐसे हम समझे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रोसेस है आपकी P1 प्रोसेस है और कौन सी है, P2 प्रोसेस है। ठीक है, तो अब यहां पर हम कहते हैं कि जैसे R1 रिसोर्स, हमने कहा कि R1 रिसोर्स आपके किसको अलोकेटेड है, P2 को। तो हमेशा याद रखना R1 रिसोर्स इज अलोकेटेड टू P2, लेकिन P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2। तो मतलब यहां पर P2 किसको होल्ड किए हुए है, R1, लेकिन रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, R2। ऐसे ही लेकिन हम कहते हैं R2 आपके किसको अलोकेटेड किया गया है, P1 को। और P1 को क्या अलोकेट है, ये। तो ये P1 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, R1। तो एक्चुअल में होल्ड एंड वेट में हम कहते हैं कि यहां पे ठीक है आपकी एक रिसोर्स जो है, ठीक है, वो किसी प्रोसेस को आवंटित तो है लेकिन वो रिक्वेस्ट किसी और दूसरे को कर रहा है। तो आप कहते हैं कि जब तक ये रिसोर्स नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रोसेस किसको अलोकेटेड है, किसी दूसरी प्रोसेस को। तो ये जो सिचुएशन आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, डेडलॉक सिचुएशन। क्योंकि ये जब तक फ्री नहीं हो तब तक R2 नहीं जाएगा, और ये P1 किसको अलोकेटेड है, R1 को है। ठीक है, R1 कहता है कि भाई R1 P1 रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R1, लेकिन R1 किसको अलोकेटेड है, P2 को। तो ऐसे होल्ड एंड वेट कह सकते हैं, तो लिख लो इसमें। ठीक है, होल्ड एंड वेट। तो हमेशा याद है कि जैसे इसको मैं बोल देता हूं, यहां पे क्या कह देता हूं, होल्ड लिख देता हूं, और यहां पर क्या कर देता हूं, वेट। तो लिखिए होल्ड एंड वेट में रिसोर्स को रिसोर्स को केवल रिसोर्स को केवल रिसोर्स को केवल ऐसे लिखो, रिसोर्स को एक प्रोसेस को ऐसे लिखो,
रिसोर्स को एक प्रोसेस को आवंटित किया गया है, आवंटित किया गया है, आवंटित किया गया है तथा समांतर, समांतर प्रोसेस, समांतर प्रोसेस अन्य रिसोर्स का, समांतर प्रोसेस अन्य रिसोर्स का, अन्य रिसोर्स का वेट कर रही है, वेट कर रही है, तो डेडलॉक की, तो डेडलॉक की संभावना होती है, डेडलॉक की संभावना होती है, डेडलॉक की संभावना होती है, डेडलॉक की संभावना होती है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर हम कहते हैं, जिसे जनरली हम किस नाम से जानते हैं, सर्कुलर वेट। तो यार ना, सर्कुलर वेट में आपका क्या होता है, होल्ड एंड वेट भी होता है। ठीक है, सर्कुलर वेट का मतलब क्या है, जैसे समझो कि R1 रिसोर्स आपके किसके पास, किसको अलोकेट किया गया है, P1 को, और P1 रिसोर्स किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को। लेकिन R2 रिसोर्स की जब भी बात करें, तो हमने कहा कि R2 जो रिसोर्स है आपका दिया गया है, वो किसको दिया गया है, P2 को, और P2 आपका किसको अलोकेट किया गया है, P2 किसकी कर रहा है, R1 के। तो हमें इसे याद रखिए, सर्कुलर वेट में ही कौन होता है, होल्ड एंड वेट, इसमें भी होल्ड एंड वेट होता है। भाई आपने देखा हो ना कि P1, ठीक है, P1 किसको होल्ड किए हुए है, R1 को, लेकिन रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R2। ऐसे P2 किसको होल्ड किए हुए है, R2, लेकिन रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R1। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन विच कंडीशन होल्ड एंड वेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो किसमें इंक्लूडेड किया गया है, सर्कुलर वेट। जब आपकी प्रोसेस सर्कुलर रूप में एक दूसरे पर निर्भर करती है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट कहते हैं। तो लिख लो, सर्कुलर वेट में अगर, अगर प्रोसेस, अगर प्रोसेस सर्कुलर रूप में, सर्कुलर रूप में एक दूसरे पर, सर्कुलर रूप में एक दूसरे पर रिसोर्स के लिए, रिसोर्स के लिए, रिसोर्स के लिए इंतजार करती है, रिसोर्स के लिए इंतजार करती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि सर्कुलर रूप में प्रोसेस एक दूसरे पर क्या कर रही है, वेट कर रही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर वेट कहलाता है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अगला जो आपका कंडीशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रेम्पशन। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने दो तरह की एल्गोरिथम बताई थी, एक प्रिमिटिव एल्गोरिथम और दूसरी कौन सी, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, जैसे नॉन प्रिम्पशन में आपने पढ़ा था कौन सा, आपका FCFS, SJF, LJF, ये सब कौन सी एल्गोरिथम थी, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ही क्या है, कि मतलब वंस ए प्रोसेस कंप्लीटेड, अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो वॉलेंटियरली वो उस रिसोर्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई भाई सरपंच है, अब 5 साल का उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो आप उसका दायित्व बनता है कि अब वो उस कुर्सी को क्या कर दे, छोड़ दे। लेकिन वो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उस कुर्सी को नहीं छोड़ता है, बड़े वॉलेंट्री रूप से वो उस चेयर को नहीं छोड़ रहा, वो उसी पे बैठा है।
तो क्या दूसरा जो सरपंच बनेगा क्या वो उस कुर्सी पे बैठ पाएगा क्या? नहीं भाई, वो तब तक वेट करेगा जब तक पहले वाली प्रोसेस, तो ये पहले वाली प्रोसेस से पूरी तरह से प्रिंट नहीं हो जाए। तो नॉर्मली कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रिंट कमांड दी, प्रिंटर ने प्रिंट कर दिया। अगर प्रिंटर ने प्रिंट कर दिया तो उस प्रोसेस को, उस प्रिंटर को क्या कर देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन प्रिंटर रिलीज नहीं करता। देखिए, प्रिंटर को रिलीज नहीं किया गया प्रोसेस के द्वारा, तो उस केस में अदर प्रोसेस क्या करती रहेगी, वेट करती रहेगी। तो ये कंडीशन भी आपकी कौन सी कहलाती है, डेडलॉक। देखिए, वॉलेंट्री आपका रिलीज करना आवश्यक है। अगर वॉलेंट्री अगर रिलीज नहीं करे तो उस कंडीशन को कौन सी कंडीशन कहेंगे, डेडलॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखो। लेकिन नॉन प्रिम्पशन में देखो, प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस नहीं, रिसोर्स को लिखो। रिसोर्स को प्रोसेस के द्वारा, रिसोर्स को प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से रिलीज किया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए, रिलीज कर दिया जाना चाहिए, रिलीज कर दिया जाना चाहिए। परंतु, परंतु अगर ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है, तो डेडलॉक की संभावना रहती है, डेडलॉक की संभावना होती है, डेडलॉक की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी, हमने ऐसा नहीं कि फोर्सफुली उसको हटा दोगे। ठीक है, अभी ऐसी कोई, हमने ऐसा मानना है कि सिस्टम के अंदर प्रोसेस को फोर्सफुली नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो अगर जब तक वो रिलीज नहीं कर पाता, ठीक है, जब तक वो रिलीज नहीं करता तब तक किसी दूसरी प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी चार, हम कहते हैं फोर नेसेसरी कंडीशन होती है, वो कौन सी है, डेडलॉक। तो मान के चलिए अगर चारों कंडीशन एक साथ किसी सिस्टम में आ गई, तो ये चारों कंडीशन हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन है ये चारों, तो ये चारों कंडीशन एक साथ में अगर अक्कर होती है तो वो हमें क्या कहलाएगी, डेडलॉक। अब देखो समझो, तो ये अक्कर तो हो गया। तो ये अब हम कहते हैं, ये तो कंडीशन बता दी, अब हम कहते हैं कि सब प्रिवेंटेशन टेक्निक्स कौन सी है, कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने की आपकी तकनीक कौन कौन सी है। कि डेडलॉक जो आप यहाँ पे कंडीशन तो अराइज हो गई, आपने कह दिया कि साहब डेडलॉक ऐसा हो सकता है, तो यहां पर हम कहते हैं कि अगर, तो ये हमने कहा कि कंडीशन क्या है बताओ डेडलॉक की, डेडलॉक होने की संभावनाएं क्या है, चार कंडीशन है। और हम कहते हैं कि अगर चारों कंडीशन एक साथ हो जाती है, तो चारों कंडीशन एक साथ होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, डेडलॉक। अगर इन चारों में से हम एक भी कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर दें, हम कहते हैं चारों में से एक भी कंडीशन को क्या कर दें, डिससेटिस्फाई, मतलब ठीक है उस कंडीशन को रोक दें,
तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि आपकी यहां पे हम कहते हैं कि आपको ऐसा याद रखना है कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए चार कंडीशन चार कंडीशन में से किसी को डिससेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है। कि हम ट्राई करेंगे कि चारों में से कोई एक ऐसी कंडीशन हो, देखिए, जिससे डेडलॉक से हम प्रिवेंट कर सकें। तो पहली जो कंडीशन आपकी यहां पर हम कह सकते हैं, पहली कंडीशन आपकी कौन सी है बताओ? पहली कंडीशन कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये पहली कंडीशन आपकी यहां पे दी गई है, जो कि आपने कहा म्यूचुअल कंडीशन। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो हम कहते हैं कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिससेटिस्फाई किया जा सकता है क्या? हाँ या नहीं? तो ये किया जा सकता है क्या? हम कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई, देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज रिसोर्स में बी शेयरेबल या नॉन शेयरेबल। भाई इसलिए नहीं सेटिस्फाई कर सकते क्योंकि म्यूचुअली हम की चीज को क्यों यूज कर सकते हैं? भाई जहां 1 to 1 रिलेशन है, क्या उसको शेयर कर सकते हो? हाँ या नहीं? नहीं, किसी भी कंडीशन में शेयर नहीं कर सकते आप। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझें, एक फाइल है। ठीक है, अब ये जो एक फाइल है, क्या एक से ज्यादा प्रोसेस के बीच में आपकी शेयर हो सकती है क्या? जैसे मान लो P1 फाइल है, P1 प्रोसेस है, P1 रीड कर रहा है और P2 भी क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। क्या हम मल्टीपल एप्लीकेशन के माध्यम से क्या पॉसिबल है दो प्रोसेस रीड कर सकती है? अरे हाँ या नहीं? सेम फाइल को आप नोटपैड में ओपन कर लो, सेम फाइल को वर्डपैड में ओपन कर लो, सेम फाइल को आपके किसी वर्ड प्रोसेसर में ओपन कर लो। मतलब यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं कि ये एक तरीके से रिसोर्स जो है वो कैसा रिसोर्स है? शेयरेबल। शेयरेबल का मतलब क्या था? हमने कहा कि आपका एक प्रोसेस के, तो हम कहते हैं एक प्रोसेस के रन होने से दूसरी प्रोसेस भी प्रभावित होती है। हमने दो तरह की पढ़ी, इंडिपेंडेंट और कौन सी? कोऑपरेटिव। तो हम कहते हैं फाइल को तो कितनी भी एप्लीकेशन में ओपन कर लो, तो ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो ये आपने देखा हो, फोटो एडिटिंग करते हैं तो फोटो को पिकासो में भी ओपन कर लो और पेंट में भी ओपन कर लो, सेम टाइम पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके पास में हम कहते हैं कि आपने किसको यूज किया है? प्रिंटर। और प्रिंटर आपका एक तरह से हम कैसा कह सकते हैं? नॉन शेयरेबल होता है। ठीक है, प्रिंटर नॉन शेयरेबल का मतलब है कि यहां पर इसमें तो हम कहते हैं कि शेयरेबल रिसोर्स है, तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। लेकिन प्रिंटर के केस में हम कहते हैं कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि प्रिंटर एक समय में केवल कितनी प्रोसेस काम ले सकती है? एक। भाई हम कहते हैं कि एक तरह से हम कहते हैं ना कि यहां पर इसको कह सकते हैं कि प्रिंटर कैन नॉट बी टेक इट शेयर्ड बिटवीन टेक इट टू प्रोसेस एट द सेम टाइम। क्या सेम टाइम पे दो प्रोसेस प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट कर सकती है? नहीं कर सकती। वो कहता है कि प्रिंटर जब फ्री हो तभी तो मैं आपके यहां पे प्रिंट करूंगा।
तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को डिससेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक समय में केवल और केवल कितनी प्रोसेस ही एग्जीक्यूट कर सकती है? एक ही। ये लिखो पहला। हिंदी में क्या है? ये लिख लो। इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई करना संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन शेयरेबल और नॉन शेयरेबल हो सकते हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन साझा करने योग्य और नहीं साझा करने योग्य होते हैं। ओके, नोट। अरे हो गया क्या नोट? चलिए देखो, समझो। तो पहली कंडीशन तो आपकी यहां पर हम कहते हैं कि हमने कंडीशन को डिससेटिस्फाई करने का प्रयास किया, लेकिन कंडीशन डिससेटिस्फाई यहां पर नहीं हुई। तो अगर ये डिससेटिस्फाई नहीं हुई तो इससे तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड देखो। तो ये सेकंड कंडीशन हमारी यहां पर क्या थी? होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड एंड वेट की हमने बात की। देखिए, दूसरी जो कंडीशन आपकी यहां पर होल्ड एंड वेट थी। होल्ड एंड वेट का मतलब कि रिसोर्स को कोई होल्ड किए हुए है और रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? किसी दूसरी प्रोसेस का। तो यहां पर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, देखिए यहां पर हम कहते हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि हम कहते हैं कि अलोकेट अलोकेट द रिसोर्सेस। देखिए, अलोकेट द रिसोर्सेज बिफोर स्टार्ट या फिर बिफोर एग्जीक्यूशन। डे बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। एक तो हमने ऐसा बोला कि हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन, निष्पादन निष्पादन के शुरू होने से निष्पादन के शुरू होने से पहले, देखिए आपका जो भी निष्पादन है वो उसके पहले ही अगर बात करें, हम कहते हैं कि अब पहले आवश्यक आवश्यक संसाधन आवंटित कर दिए जाएं आवंटित कर दिए जाएं। नीडेड मतलब जो जो संसाधन जिस जिस प्रोसेस को चाहिए वो क्या कर दिए जाएं? पहले ही कर दिया जाए, कि एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही आपको आवंटित कर दिए जाए। जैसे समझो कि मान लीजिए किसी प्रोसेस को 3 रिसोर्सेज की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहली कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी रिसोर्स है,
तो आपने P1 ने कहा कि मुझे 3 रिसोर्सेज की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो उसने कहा कि मुझे पहला रिसोर्स चाहिए टेप ड्राइव, तो R1 रिसोर्स मिला, टेप ड्राइव उसको मिल गया। ठीक है, फिर P1 ने यहाँ पे उसी प्रोसेस ने कहा कि मुझे स्टोरेज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे आपके हार्ड डिस्क की चाहिए। ये इसके साथ में उसने कहा कि मुझे प्रिंट करने की भी जरूरत चाहिए, तो R3 भी चाहिए। तो P1 रिसोर्स है, अब ऐसे समझो। तो इस P1 की बात कर रहे हैं हम। तो P1 को एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही हमने कहा कि टेप ड्राइव चाहिए, दे दी। तो ये हार्ड डिस्क चाहिए, दे दी। और प्रिंटर चाहिए, दे दिया। तो यहां पर तीनों ही आपके रिसोर्सेज किसको अलोकेट कर दिए गए, प्रिंट। तो हम कहते हैं ये किसके लिए कर दिया गया, रीड करने के लिए। ये किसके लिए कर दिया गया, राइट। और ये किसके लिए कर दिया गया, प्रिंट। अब एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही आपने ऐसा कर दिया, तो ऐसा एक पार्ट हम कह सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका दूसरी कंडीशन क्या है कि रिसोर्स को नई रिक्वेस्ट आने से पहले रिलीज कर दिया जाए। तो ये हम सिनेरियो ले रहे हैं कि भाई ऐसा कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि रिसोर्स मस्ट बी रिलीज्ड बिफोर न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, दूसरा सिनेरियो हमने ऐसा ले लिया, या तो हम शुरू होने से पहले जो जो चाहिए वो आवंटित कर दें, और दूसरा हमने सिनेरियो लिया है कि आपके एग्जिस्टिंग पार्ट है। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिसोर्स की कहानी है, उससे हम कह सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल P1 है कोई, और P1 की कहानी हम कहते हैं कि होल्डिंग रिसोर्सेज। ये P1 अभी आपने देखा कि आपके रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपका एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो होल्ड कर रहा है। आपके एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि आपके कितने रिसोर्सेज को इसने होल्ड कर रखे हैं, 50 रिसोर्सेज को होल्ड कर रखे हैं ड्यूरिंग आपके किसके, एग्जीक्यूशन के। तो एग्जीक्यूशन के दौरान इसने 50 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है। अब अगर मान लीजिए उसे कुछ समय के बाद में, तो ये हम कहते हैं कि आपके कुछ समय के बाद में रिक्वायर्ड 5 एडिशनल, तो ये 5 एडिशनल रिसोर्सेस, ठीक है, रिक्वायर्ड 5 एडिशनल रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कब, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद में कहा गया कि इसको 5 अतिरिक्त रिसोर्स भी आपको क्या है, जरूरत है। तो यहां पे हम कहते हैं कि अगर नई रिक्वेस्ट बनी, तो नई रिक्वेस्ट बननी तो इसका मतलब क्या है, नई रिक्वेस्ट बनी तो मतलब पहले पहले 50 रिसोर्स को रिलीज किया जाएगा बिफोर न्यू रिक्वेस्ट। नई रिक्वेस्ट से पहले आपके जितने भी 50 रिसोर्सेज हैं, उन सभी को क्या कर दिया, रिसोर्स कर दिया। ठीक है, तो अब रिसोर्स जो आपकी रिक्वेस्ट होगी तो वो 50 तो होल्ड किया हुआ है, और साथ में आप टोटल कितनी रिक्वेस्ट हो गई है इसकी, कितनी हो गई, 55। अब देखो दो सिनेरियो पहले समझो। ठीक है, पहला सिनेरियो तो क्या था कि यहाँ पे आपके जो भी रिसोर्स है उसे आवंटित करने से पहले ही क्या कर दिया जाए, स्टार्टिंग में ही आवंटित कर दिया जाए। लेकिन अब उस केस में क्या होगा, मान लीजिए किसी दूसरी प्रोसेस को चाहिए, अब प्रिंटर अभी नहीं चाहिए था, प्रिंटर उसको बाद में चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही प्रिंटर किसको दे दिया, किसको दे दिया, P1 को। तो जब तक P1 फ्री नहीं करेगा तब तक कौन नहीं यूज कर सकता, P2 यूज नहीं कर सकता, और उसे क्या कर सकता है, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे प्रिंटर जरूरत नहीं हो इसको, लेकिन फिर भी हमने एग्जीक्यूशन के शुरू होने से पहले ही प्रिंटर दे दिया, तो उसे वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा कि यहां पे
ठीक है, आपने कहा कि रिसोर्स को नई रिक्वेस्ट आने पर पहले रिलीज किया जाए। मतलब आप नई रिक्वेस्ट करेंगे 55 की, लेकिन मतलब हम कहते हैं कि गारंटी, ठीक है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि 55 रिसोर्स अवेलेबल हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि बाद में आप नई रिक्वेस्ट बना रहे हो तो उस समय सारे रिसोर्सेज आपके पास में क्या हो, अवेलेबल। आपने पहले वाले तो रिलीज कर दिए 50 के, और नई रिक्वेस्ट करी कितने की, 55 की। तो रिक्वेस्ट आपने करी, जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे 55 रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल है। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपका इस केस में हम कहते हैं कि देर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ आपका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब सबको पता है कि इनडेफिनेट वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस। तो जरूरी नहीं है कि जिसने होल्ड किया है वो रिलीज कर देगा। आपने एक सिनेरियो में तो कह दिया, एक में तो कह दिया कि भैया पहले ही दे दो उसको। अगर आप पहले ही दे देंगे तो बाकी सभी प्रोसेस को वेट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हो सकता है उसको प्रिंट ही नहीं करना हो। लेकिन अगर आपका प्रिंटर पहले फ्री होता तो उसे कोई और प्रोसेस भी क्या कर सकती थी, यूज कर सकती थी। उधर की कहानी में आपने दूसरा सिनेरियो कहा कि भाई आप जब भी नई रिक्वेस्ट बनाए तो आप पहले सबको फ्री करके फिर से क्या करोगे, नई रिक्वेस्ट दोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वापस जब हम रिक्वेस्ट करें तो सभी की सभी आपके रिसोर्सेज आपके क्या हो, अवेलेबल हो। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये कंडीशन जो होगी उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, स्टारवेशन। और हो सकता है कि ये वेट कभी खत्म ही ना हो, और ये वेट कभी खत्म नहीं हो तो हम कहते हैं कि कौन सी कंडीशन रहेगी, डेडलाइन। और डेडलॉक है तो मतलब ये डेडलॉक की कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहते हैं होल्ड एंड वेट पर हम भरोसा नहीं कर सकते। भाई हम कहते हैं ना कि भाई किसी के पास में कोई रिसोर्स पहले से अवेलेबल है और हम उस पर निर्भर हैं कि वो फ्री हो जाए, तो हम अपना एग्जीक्यूशन क्या करें, शुरू करें। तो गारंटी नहीं है कि वो उस रिसोर्स को क्या करे, रिलीज करे। कि भाई आपने कोई यहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं दे रखी है, आपने कहा कि अगर वो प्रोसेस है तो वो वॉलेंट्री करे या नहीं करे उस पर डिसाइड करता है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है, तो ये सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, अरे सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, डिससेटिस्फाई हो गई। क्या हो गई, डिससेटिस्फाई। ये लिख लो सेकंड कंडीशन। हम कहते हैं इसमें स्टारवेशन की समस्या होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके इससे भी हम डेडलॉक प्रिवेंट नहीं कर पाए। इसमें क्या बड़ा करूंगा। हम्म। हम्म। बातें नहीं, जल्दी नोट करो।
देखो यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर अगर आप यूज करोगे तो कंडीशन क्या है कि रिसोर्स मस्ट बी शेयरेबल। अगर नहीं हो तो, अगर नहीं हो तो सीमाफोर का यूज हो ही नहीं सकता ना। सीमाफोर का कंसेप्ट सिंक्रोनाइजेशन में आता है, और सिंक्रोनाइजेशन में भी कंसेप्ट तब आता है कि जब रिसोर्स शेयरेबल हो। अब रिसोर्स शेयरेबल ही नहीं है तो सीमाफोर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना। हम्म। हाँ, क्यों ही बनेंगे, हमेशा ही क्यों बने, एट ए टाइम एक ही हो सकता है। देखो हमेशा क्या है कि कोई भी प्रोसेस अगर वेट कर रही है, भाई उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर कोई प्रोसेस है वेट कर रही है तो उस प्रोसेस को पहले प्रिम्प्ट करना पड़ेगा, तभी दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। सीमाफोर का कंसेप्ट यही है कि प्रोसेस मस्ट बी फर्स्ट प्रिम्प्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेकेंड। अगर नहीं प्रिम्प्ट करोगे तो डेडलॉक तो होगा ही। चाहे सीमाफोर यूज कर लो तो भी आप लोगों की डेडलॉक की कंडीशन अराइज होगी। तो मान लीजिए कोई पी जीरो प्रोसेस है, और पी जीरो प्रोसेस अगर मान लीजिए किसी आपके वेट कर रही है ए रिसोर्स का, ठीक है, और उसने क्या किया उसके बाद में सेम टाइम पे आपकी कोई पी वन प्रोसेस है जो वेट कर रही है आपकी किसका, बी प्रोसेस का। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पी जीरो और पी वन दोनों ही अगर आपके डेडलॉक में चली जाएगी, अगर पी वन आपके ए और बी दोनों का साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, हो सकता है दोनों ही प्रोसेस एक ही चीज का वेट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम गए भाई सीमा फोर क्या यूज किया गया। सीमा फोर सिर्फ और सिर्फ एक आपका इंटीजर वैल्यू है जो एक सॉल्यूशन देता है कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन जा सकता है, कौन जा सकता है या नहीं जा सकता, एक ही बात है। तो जा कौन सकता है, केवल एक ही तो जा सकता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या था, प्रोग्राम का वह है कोड जो क्रिटिकल सेक्शन में तो एक ही होता है वहां, तो अगर कोई एक होगा तो कभी डेडलॉक होगा ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो पार्ट आपका यहां पर होता है, दूसरा जो पार्ट आपका कौन सा है, नॉन प्रिमिशन। अब हम देखते हैं कि क्या नॉन प्रिमिशन में ये संभावनाएं है कि हम किसी कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर सकें। देखिए नॉन प्रिमिशन के बारे में हमें समझना है कि हम यहां पे इसको डिससेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो समझो, मान लीजिए कि एज्यूम, ठीक है, पी जीरो इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है, फॉर रिसोर्स, रिसोर्स आर वन। मान लीजिए हमारे पास में कोई प्रोसेस आपकी है पी जीरो, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस ले लेते हैं, जैसे रिसोर्स लिया आपने आर वन, तो हम कह सकते हैं मान लो कि पी वन आपकी प्रोसेस है कि यहाँ पे हम कहते हैं पी वन आपकी किसकी रिक्वेस्ट कर रही है, आर वन के, ऐसा समझो। अब उस केस में हम कहते हैं कि जब किसी चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दो कंडीशन आपकी क्या है, अवेलेबल है। देखो समझो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसकी, आर वन की, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपकी क्या है, रिसोर्स आर वन क्या है, फ्री। या फिर दूसरी कंडीशन है कि रिसोर्स आर वन क्या है, बेर। भाई दो कंडीशन हो सकती है। अगर फ्री है तो यहां पे हम कहते हैं कि फ्री है तो रिसोर्स आर वन को, ठीक है, पी वन को, ठीक है, अलोकेट, ठीक है, अलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो यह है कि अगर फ्री है तो उस केस में किसको अलोकेट कर दो, ये। तो ये बिजी हम कह सकते हैं बिजी है या फिर नॉट फ्री है, ऐसा हमने कहा। अब मान लीजिए आपका यहां पे फ्री नहीं है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि अगर फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्स आर टू आर वन को, ठीक है, प्रोसेस पी वन को अलोकेट किया गया है। कंडीशन ये हो सकती है ना कि वो किसी और को अलोकेटेड हो सकता है।
कि रिसोर्स R1 को किसको अलोकेट किया गया? प्रोसेस P2 को। भाई आपने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे आपका रिसोर्स R1 चाहिए, तो आपने कहा कि साहब R1 जो है वो नहीं आवंटित, R1 फ्री है तो आवंटित कर दो। और अगर R1 नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब है वो फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है मतलब वो किसी और दूसरी प्रोसेस को क्या किया गया है? अलोकेट किया गया है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे, तो अब यहां हम किसकी बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? प्रोसेस P2 की। देखिए अब प्रोसेस P2 की बात करें, तो यहां पे हम कहते हैं कि प्रोसेस P2 आपकी दो स्टेप में हो सकती है। ठीक है, हम कहते हैं कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस P2 इज अंडर एग्जीक्यूशन। हो सकता है कि प्रोसेस P2 अभी क्या कर रही है? एग्जीक्यूशन में। हो सकता है कि वो अपना कोई ऑपरेशन यहां पर क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एग्जीक्यूशन में है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? वेट। वेट का मतलब होगा यू कांट, ठीक है, प्रिम्ट हियर। क्या आप यहां पे इसे प्रिम्ट कर सकते हो क्या? नहीं। ये कह रहा है कि मैं तो एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मुझे कैसे प्रिम्ट कर दोगे? मैं वेट करो तुम, ठीक है, जब तक मैं, क्योंकि हमने नॉन प्रिमिशन का मतलब क्या था? वॉलेंट्री फ्री कर दूंगा। ठीक है, हमने कहा कि वॉलेंट्री फ्री कर दूंगा। अगर दूसरी कंडीशन आपकी होती कि जैसे हम कहते हैं कि प्रोसेस P2 इज नॉट, ठीक है, कहां? अंडर एग्जीक्यूशन। तो यहां पे हम कहते हैं कि P2, एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि P2 क्या कर रहा है? अंडर एग्जीक्यूशन में। तो अंडर एग्जीक्यूशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेट, कि रिलीज होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर अंडर एग्जीक्यूशन में नहीं है। ये कह रहा है कि मैं एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो बोला एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो क्या कर रहे हो? बोले हम कहते हैं कि साहब मुझे, ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर, ठीक है, वेटिंग फॉर रिसोर्स, किसकी जरूरत है? R1 की। आप कह रहे सॉरी, रिसोर्स कौन सा? R2 की। ये कहता है कि R1 तो है ही इसके पास में, ये कहता है कि मुझे क्या चाहिए? R2। तो ये कहता है तुम्हें R2 चाहिए, ठीक है, R1 को लेके बैठे हो। भाई वो कहता है कि भाई R1 की जरूरत तभी होती जब प्रोसेस कहां होती? अंडर एग्जीक्यूशन। वो कहता है कि तुम्हें R1 की तो जरूरत है ही नहीं, तुम होल्ड किए हुए बैठे हो उसको। तो उस केस में हम कहते हैं कि यहां पे, उस केस में हम कहते हैं कि प्रिम्ट, ठीक है, प्रिम्ट द R1, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से प्रिम्ट कर दो? P2। आप कहते हैं कि प्रोसेस से P2 से प्रोसेस को क्या कर दो? प्रिम्ट कर दो। और प्रिम्ट करके, एंड प्रिम्ट करके किसको आवंटित कर दो? अलोकेट टू P1। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि होल्ड, ये जो नॉन प्रिम्पशन का केस है, उस केस में हम कह सकते हैं कि डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है कि अगर हम कोई प्रोसेस जैसे होल्ड किया हुआ है, उस प्रोसेस को क्या कर दे? हम प्रिम्प्ट कर दे। एक भी प्रोसेस अगर आपको मिल गई तो जो डेडलॉक की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? डिससेटिस्फाई। हम डेडलॉक क्या कहता है कि हम कहते हैं दो या दो से अधिक प्रोसेस किसी एक संसाधन पर वेट करने की वजह से, ठीक है, डेडलॉक की सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो रिसोर्स उन्हें कभी मिल नहीं पाता। तो लेकिन नॉन प्रिम्पशन के केस में क्या है कि अगर तुम उस रिसोर्स का यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें और कोई रिसोर्स चाहिए, तो तुम इस रिसोर्स को क्या कर दो? प्रिम्ड कर दो। उसे वॉलेंट्री आप क्या कर दो? रिलीज कर दो। और रिलीज नहीं करो तो फोर्सफुली रिलीज कर दो उसको। हम कहते हैं यूजर फोर्सफुली। अगर उसको हमने फोर्सफुली रिलीज कर दिया तो यहां पे वैसे ही प्रोसेस P1 जो अभी वेटिंग में था वो अब एग्जीक्यूट होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और जो डेडलॉक की सिचुएशन है वो यहां क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहां पर अगर हम इस कंडीशन को लेकर आए तो हो सकता है कि हम अपने सिस्टम में क्या कर दें? डेडलॉक को क्या कर सकते हैं? दूर।
देखो यहाँ पे याद रखना, इस केस में डेडलॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को डिससेटिस्फाई करना असंभव है, क्योंकि हमारे संसाधन या तो शेयरेबल होते हैं या नॉन शेयरेबल। शेयरेबल है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके नॉन शेयरेबल है तो संभव नहीं है। तो ये कभी भी किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है कि वो कहता है कि रिसोर्स शेयर नहीं हो सकता, एक समय में एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। इस केस में हमने कहा कि यहां पर, तो इस केस में हमने कहा कि या तो आप लोग, या तो आप कहते हैं कि आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही क्या कर दो, अलोकेट कर दो। देखिए पहले अलोकेट करने से आपका इन सभी रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। बोला कि प्रिंटर जिसको चाहिए उसको नहीं मिला, क्योंकि उसको शुरुआत में ही किसको दे दिया गया, P1 को। तो बोले कि यहां पर हम कहते हैं कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन फॉर अदर प्रोसेस। सेम कहानी है कि अगर आप लोगों ने कहा कि भाई शुरुआत में ही उसको जितने रिसोर्स चाहिए उतने आवंटित कर दो, तो उतने आवंटित कर दो, तो हम कहते हैं कि बाद में जब नई रिक्वेस्ट आए तो भले कि पहले वाले सबको फ्री करो और फिर नई रिक्वेस्ट भेजो। तो भले जब सबको ही फ्री किया, तो जब सबको फ्री किया, तो फिर आपको उतने मिले या नहीं मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि 55 गिरे, हो सकता 52 ही मिले। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कितने, 55, तो उस केस में भी नहीं हो सकता। इस कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए आप लोग, किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की, तो पहले चेक करो कि वो फ्री है या नहीं है। अगर फ्री है तत्काल उसको आवंटित कर दो, अगर नहीं है तो चेक नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी और दूसरी प्रोसेस के पास में है। अब उस प्रोसेस की सिचुएशन देखो कि वो प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है तो वेट कर लो, और अगर अंडर एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो किसी दूसरी प्रोसेस, किसी दूसरे रिसोर्स का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। मतलब उसने पहले वाले को एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन अब आगे नहीं करना चाह रहा उसको, तो उसको पहले वहां से क्या करो, प्रेम्प्ट करो। ठीक है, वहां से क्या करवा लो, प्रिम्प्ट कर लो, ताकि आप उसे क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, तो यहां पर ये आपका तीसरा सिनेरियो होता है जहां पर हम डेडलॉक को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, लिखो ये जल्दी से, हो गया नोट, जल्दी करो जल्दी। बस ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि मैं क्या है क्या नहीं, कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता, व्हाट आर द 4 नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, पर नेम पूछे जाते हैं ज्यादातर। ये 4 आवश्यक कंडीशन कौन कौन सी होती है, बस मेन यही आता है, या इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। हो गया नोट।
जल्दी करो जल्दी। हम्म। हो गया नोट? क्या? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। P2 के यहाँ पे प्रोसेस P2 को चेक करो कि अंडर एग्जीक्यूशन है। अंडर एग्जीक्यूशन है तो क्या करो, वेट करो। नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब R1 को लेकर बैठा है और किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, R2। तो उसको R1 की जरूरत ही नहीं है, तो R1 की जरूरत नहीं है तो R1 को क्या कर दो, प्रिम्ड कर दो। और उसको किसको अलोकेट कर दो, जिसको जरूरत है उसको कर दो। तो ये इसके बाद में देखो समझो। तो ये अगली जो कंडीशन है उस कंडीशन का नाम आपकी फोर्थ कंडीशन नंबर सर्कुलर आपका क्या था, वेट। तो ये सर्कुलर वेट में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है कि सर्कुलर वेट का मतलब क्या कहा जा सकता है आपका। तो हमेशा याद रखिए सर्कुलर वेट का मतलब होता है कि प्रोसेस प्रोसेस किसी किसी रिसोर्स की किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट को केवल केवल असेंडिंग ऑर्डर केवल असेंडिंग ऑर्डर में कर सकती है। अगर आप ऐसी कंडीशन लगा दें कि रिसोर्स जो होगा वो हमेशा कौन से ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे समझो इस मतलब, पहले देखो समझो, लिखना नहीं है, पहले समझो। जैसे P1 रिक्वेस्ट, यहां पर हम कहते हैं R1 रिसोर्स किसको अलोकेटेड था, P1 को। और P1 को क्या चाहिए, R2। R2 किसको अलोकेटेड था, P2। और P2 रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, R1। तो P2 टू बड़ा है या वन बड़ा है, टू के बाद में वन आता है या वन के बाद टू आता है। तो हम कहते हैं कि भाई असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। तो हम कहते हैं कि आपकी प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस कभी भी छोटी प्रोसेस की रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपने ये कंडीशन लगा दी तो आपकी, जैसे समझो, मान लीजिए आपके पास में कोई रिक्वेस्ट हो सकती है। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि P1 ने, यहाँ पर P1 क्या R10 की रिक्वेस्ट कर सकती है क्या, हाँ या नहीं बताओ। P1 R10 की रिक्वेस्ट कर सकती है क्या, कर सकती है। हम कहते हैं कि P1 आपकी R10 की क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर P2, यहां पे, तो हम कहते हैं कि यहां पर P2 रिक्वेस्ट कर रही है R1 की, पॉसिबल है क्या, नहीं। ये आपका रूल कहलाता है सेंडिंग ऑर्डर। कि हम कहते हैं कि यहां पर केवल और केवल, तो इस केस में हम कहते हैं कि सर्कुलर वेट हुआ। ठीक है, सर्कुलर वेट इसलिए हुआ ताकि, क्योंकि आपने, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करने का प्रयास किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट करोगे तो हमेशा यहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी डेडलॉक को दूर करने का एक तरीका यूज किया जा सकता है। अगर हम अलाउ कर देंगे, तो हम कहते हैं कि अलाउ, अगर अच्छा ये बताओ कि ये अगर मैं R1 इज अलोकेटेड टू P4, अगर इसको अलाउ कर दूं तो होगा या नहीं होगा। हम्म। ठीक है, अरे बताओ कि यहाँ पे इससे अलोकेट, R1 P4 को अलोकेट होगा या नहीं होगा। वैसे क्या होता है, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। भाई हम कहते हैं कि हमने कहा ना कि चाहे रिसोर्स हो चाहे प्रोसेस हो, लेकिन वो ऑर्डर हमेशा कौन सा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा, या अगर आपने, हम कहते हैं कि अगर
अगर इनको अलाउ किया गया तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है, डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये चार कंडीशन थी, इन चार कंडीशन में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन में पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो सेकंड हमने कहा कि आपके यहां पे होल्ड एंड वेट में, तो हम कहते हैं होल्ड एंड वेट में दिक्कत तब आएगी जब आपके रिसोर्सेज आपके क्या हो, अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे नॉन प्रिम्पशन में हम कह सकते हैं अगर खाली है तो प्रिम्प्ट करके रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जबकि सर्कुलर वेट में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर का रूल अगर यूज करें, अप्लाइड करें, तो उस केस में हम डेडलॉक से प्रिवेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मैं हो सकता है रिसोर्स अवेलेबल हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रोकने के लिए ये लागू कर रहे हैं कि भाई आप हमेशा रिक्वेस्ट करोगे, कौन से ऑर्डर में करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये लिख लो। कौन सा? R1, R1 रिसोर्स को P4 को अलोकेट कर दिया तो उल्टा, एरो का कोई महत्व है या नहीं है? इसका मतलब क्या है? अगर P1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P1 इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है, P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। इसका मतलब क्या है? R1 इज अलोकेटेड टू P2। किसको अलोकेट किया गया है? P2। ठीक है, सारा गेल एरो का है। क्यों? क्यों नहीं हो सकते? रिसोर्स नंबर और रिसोर्सेज हो सकते हैं। नंबरिंग तो आपको यहाँ पे जितने रिसोर्स अवेलेबल होंगे वो बताने पड़ेंगे कि भाई कितने क्या है क्या नहीं है। भैया आप अपने ऑर्डर में तो रिक्वेस्ट करोगे तो ऑर्डर तो जनरेट होगा ही ना। हाँ हाँ, बड़े नंबर तो चेंज होता ही है हमेशा, हमेशा फिक्स थोड़ी होता है। ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल। जल्दी लिखो जल्दी। जल्दी लिखिए जल्दी। अरे हो गए क्या नोट? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर बीच में कोई बोला तो सारे सवाल उसी से पूछूंगा। नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की एक आवश्यक
कंडीशन कंडीशन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर वेट, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेम्पशन, और अगला ऑप्शन है आपका होल्ड एंड वेट। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से डेडलॉक की एक नेसेसरी कंडीशन आपकी यहां पर नहीं है। बताओ कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कौन सी? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपकी प्रिम्पशन, अगर प्रिम्पशन आपका वर्ड दिया गया तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। भाई प्रिम्पशन होगा तो डेडलॉक की संभावनाएं भी कम होगी, क्योंकि आपका हम कहते हैं कि प्रिम्पशन, हम कहते हैं कि आपके टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग सबको क्या किया जाता है, अलोकेट किया जाता है। तो रिसोर्स को क्या किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि डेडलॉक की संभावनाएं प्रिम्पशन के केस में नहीं होते। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है यहाँ? नॉन प्रिम्पशन। देखिए अगर हमेशा याद रखना, चारों कंडीशन जब एक साथ सिस्टम में आए तभी आपका क्या माना जाएगा, डेडलॉक। किसी एक कंडीशन के होने से डेडलॉक हो हम कंपल्सरी रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अगर चारों कंडीशन एक साथ सिस्टम में है तो हम कह सकते हैं कि ये डेडलॉक जरूर इस सिस्टम में है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये तो यहां पर अब आपने ये तो कह दिया कि साहब डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है। अब हम कहते हैं कि डेडलॉक को दूर कैसे किया जाए। तो ये अगला जो पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कि डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस, तो ये डेडलॉक को किस तरीके से आप यहां पे दूर करेंगे। तो यहाँ पर वो आपके डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड आपके क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपका, ठीक है, डेडलॉक को दूर करने का तरीका क्या है। तो हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बस केवल नेम याद रखना है। डेडलॉक अवॉइड करने का एक तरीका होता है, एक अल्गोरिथम है, और उस अल्गोरिथम का क्या नाम है, बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, एक तो तरीका जो होता है जिसे हम सामान्य रूप से कौन सा कहते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो मेथड आपका होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, RAG। ठीक है, जिसे सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, रिसोर्स अलोकेशन क्या कहते हैं, ग्राफ। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। तो यहाँ पे देखो एग्जाम में अभी तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डेडलॉक को दूर करने के लिए कौन कौन सी एल्गोरिथम काम में ली जाती है। तो कौन कौन सी एल्गोरिथम काम में ली जाती है, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम, और कौन सा ये। ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी, देखो बैंकर्स एल्गोरिथम का अगर क्वेश्चन आता है तो समय रहे तो गणना मैं बता दूंगा अलग से, लेकिन क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको एक सवाल में लग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में भी सही हो जाए, ये कहीं भी उल्टा सीधा वैल्यू हो गई तो थोड़ा सा, हमने कहा ना टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो हमें कहते हैं बैंकर्स, अभी तक तो एग्जाम्स में यही क्वेश्चन है, क्योंकि बीटेक में जब क्वेश्चन आता था तो 16 नंबर का आता था ये। ठीक है, तो कम से कम 5-7 पेज के अंदर जाके ये सवाल पूरा हुआ करता था। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कि मैं इसको बता दूंगा, लेकिन मेन आपको याद रखना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की कौन कौन सी एल्गोरिथम है, तो कौन सी एल्गोरिथम है, एक तो बैंकर्स एल्गोरिथम, और कौन सा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर, ठीक है, इसमें याद रखना है कि आपका जब, ठीक है, जब रिसोर्स मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंस टाइप का,
ये मैं बताऊंगा, अभी लिखना का होता है। तो ये और ये हम यूज करेंगे जब रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस टाइप का होता है। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपको यूज करना है। तो इसमें क्या करना है कि ग्राफ में केवल क्या देखना है, सर्किल को ग्राफ में सर्किल को देखना है। अगर ग्राफ में सर्किल बन गया तो मतलब सर्कुलर वेट। तो हम कहते हैं कि इसमें ये ध्यान रखना, ग्राफ के अंदर हम केवल और केवल कह सकते हैं कि सर्किल बोल सकते हैं, या ग्राफ में साइकिल साइकिल भी वर्ड हो जाती है। तो ग्राफ में साइकिल को देखना होता है कि अगर साइकिल अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ग्राफ में साइकिल को, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए ग्राफ में साइकिल को अवॉइड किया जाता है। वैसे इनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं, देखिए केवल और केवल यही सवाल पूछा गया है अभी तक कि देखो अगर साइकिल हुई तो अनसेफ स्टेट मतलब डेडलॉक, और इसका मतलब क्या, बैंकर्स एल्गोरिथम कि जिसकी जितनी नीड है उस नीड को अगर सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कौन सी स्टेट, सेफ स्टेट। और अगर सेफ स्टेट है तो कभी भी उसमें क्या नहीं होगा, डेडलॉक नहीं होगा। बस ये याद रखना, पहले लिख लो। अच्छा, इसमें एक वर्ड है जिसमें नाम दिया गया है सिंगल इंस्टेंस टाइप और मल्टीपल इंस्टेंस टाइप। ठीक है, ये कोई बता सकता है रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब? सिंगल इंस्टेंस का मतलब होता है प्रत्येक रिसोर्स की कंप्यूटर में केवल कितनी यूनिट है, प्रिंटर एक, प्लॉटर एक। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल। तो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास में एक ना होकर कितने हैं, एक से ज्यादा। आप कहते हैं एक से ज्यादा इकाइयां आपके पास में हो सकती है, जैसे होता है ना सीपीयू, एक है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। तो उस समय होता है। तो अभी बस केवल इतना से याद रखना, दो तरह की एल्गोरिथम होती है। डेडलॉक को दूर करने के लिए, अवॉइड करने की दो एल्गोरिथम, हमेशा यही क्वेश्चन आया है कि विच एल्गोरिथम इज यूज फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। तो कौन से एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम मेन ये है। अगर उसको और भी ज्यादा डिफाइन करे कि मल्टीपल इंस्टेंस टाइप के हो तो बैंकर्स एल्गोरिथम, और सिंगल इंस्टेंस टाइप का होगा तो रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, इतना याद करो। इसका छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे कल। फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, जिसका क्वेश्चन आता ही आता है।